2019-2020 वित्तीय वर्ष पर आधारित बिहार का करंट आर्थिक सर्वेक्षण आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। वेबसाइट पर उपलब्ध 614 पृष्ठ के आर्थिक सर्वेक्षण का समरी यहां पर मैंने हिंदी में उपलब्ध करवाया है। आप ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिए, हर एक आंकड़ा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस आर्थिक सर्वेक्षण में 2 नए अध्यायों को शामिल किया गया है। पहला पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन एवं दूसरा जो अध्याय है वो है ई गवर्नेंस। तो कुल 14 अध्यायों में यह आर्थिक सर्वेक्षण विभाजित है। अब आइए इसके प्रमुख बिंदुओं को देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है राज्य का आर्थिक विकास दर, जो पहले ही अध्याय में दिया गया है। इसका आर्थिक विकास दर 10.53% है स्थिर मूल्य पर, जबकि वर्तमान मूल्य पर 15.01% है। ध्यान रखेंगे, प्रश्न में स्थिर मूल्य पूछा जाएगा तो आप 10.53% और अगर वर्तमान मूल्य पूछा जाए तो आप 15.01% देंगे। बिल्कुल प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि प्रश्न में स्थिर मूल्य और वर्तमान मूल्य दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। अब आइए बिहार के जीएसडीपी को देखते हैं। ये प्रश्न 64वीं बीपीएससी में पूछा गया है, जिसमें 55, 74, 90 ये आंकड़ा याद रखिए। 5,57,490 करोड़ यह बिहार का जीएसडीपी है वर्तमान मूल्य पर। अगर वहीं पर आपसे स्थिर मूल्य पर पूछ दे तो वहां आप लिखेंगे 3,94,350 करोड़। ये आंकड़े अब आपको याद रखने हैं, क्योंकि अगर इस आंकड़ों में कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगा, कंफ्यूजन होगा, तो आपके उत्तर गलत हो सकते हैं। अब आइए बिहार के एनएसडीपी को देखते हैं, जिसमें वर्तमान मूल्य पर 5,13,881 करोड़, वहीं स्थिर मूल्य पर इसका जो एनएसडीपी है वो 3,59,030 यानी 3,59,030 करोड़ रुपए जो है आपको स्थिर मूल्य पर बिहार का एनएसडीपी है। तो प्रश्न में ध्यान रखना है कि जीएसडीपी पूछ रहा है या एनएसडीपी। दूसरा चीज क्या ध्यान रखना है कि वर्तमान मूल्य पर पूछ रहा है या स्थिर मूल्य पर। आपको यह भी पता है कि स्थिर मूल्य का जो आधार वर्ष है वो 2011-12 है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। प्रति व्यक्ति आय, यह भी एक महत्वपूर्ण पोर्शन है जहां से प्रश्न आते हैं। वर्तमान मूल्य पर देखें तो बिहार का जो प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा जीडीपी जो है वो 47,541 रुपये हैं। वहीं पर अगर स्थिर मूल्य की बात करें तो यह 33,629 ये ध्यान से देख लीजिए, 33,629 स्थिर मूल्य पर, जबकि वर्तमान मूल्य पर अगर आपको बिहार का प्रति व्यक्ति आय पूछा जाए तो 47,541। बिल्कुल इस आंकड़ा को याद कर लीजिए। देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक बार फिर से बताना चाहूंगा। ये पूरे आंकड़ों को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखेंगे कि तीनों ही क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के जो 3 क्षेत्रक होते हैं, इन तीनों ही क्षेत्र में बिहार में जीडीपी में प्रत्येक क्षेत्र का कितना कितना प्रतिशत योगदान है। तो प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है वो 21.3% है। द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 19.7%। वहीं तृतीयक क्षेत्र का योगदान देखें तो यह 59.0% है। देश की भांति ही राज्य में भी तृतीय क्षेत्र का जो योगदान है वो सबसे अधिक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। बिहार बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 के संकल्पना के आधार पर ही बिहार का जो अब नया बजट आ रहा है, उन सभी का जो स्रोत है, वो जो संकल्पना है वो यहीं से लिया गया है। इसलिए प्रश्न इस तरह से ही पूछा जा सकता है आपसे कि बिहार बजट प्रबंधन अधिनियम कब आया था, तो यह 2006 में आया था। यह कब आया था? 2006 में। इसे भी आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 15वें वित्त आयोग, जिसके अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह। आपको याद होगा एनके सिंह मूलतः बिहार के ही निवासी हैं और इनको वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था, 15वें वित्त आयोग का। उन्होंने हाल ही में रिपोर्ट भी दे दिया है। तो उस रिपोर्ट के अनुसार इसमें बिहार का जो हिस्सा होगा वो 10.06% होगा। यानी टोटल रिसोर्स जो राज्यों के बीच बंटवारा होता है उसमें बिहार का हिस्सा 10.06। हो सकता है प्रश्न को ट्विस्ट करे तो इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
वित्तीय प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से CFMS व्यवस्था लागू की है। ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 2019 से CFMS व्यवस्था लागू किया है। कभी कभी CFMS का फुल फॉर्म भी पूछ देता है, तो CFMS का फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें राज्य भर में जो वित्तीय लेन देन है, खास करके जो कर्मचारी हैं उनके वेतन भुगतान की बात जो है CFMS के माध्यम से होगी, और ये इसलिए होगी ताकि पूरी व्यवस्था को पेपरलेस बनाया जा सके। तो यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न इस पर आ सकता है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि हमारे राज्य को कुल राजस्व प्राप्ति कितनी हुई है और कुल पूंजीगत प्राप्ति कितनी हुई है। ध्यान देने वाली बात है कि विभिन्न टैक्स वगैरह से जो भारत सरकार को या राज्य सरकार को जो भी आमदनी होती है उसे हम राजस्व प्राप्ति कहते हैं, और वहीं दूसरी तरफ विभिन्न स्रोतों से जो ऋण या विनिवेश प्राप्त होता है जिसे फिर चुकाने का भी लायबिलिटी राज्य सरकार पर या केंद्र सरकार के पास होती है, उसे हम पूंजीगत प्राप्ति कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे विश्व बैंक से या RBI से या किसी भी वाणिज्यिक बैंक से अगर राज्य सरकार को कोई लोन मिलता है तो वह पूंजीगत प्राप्ति होगा, लेकिन वहीं पर विभिन्न टैक्सों के माध्यम से जो सरकार को प्राप्तियां होती है उसे हम राजस्व प्राप्ति कहते हैं। इसमें GST यानी स्टेट GST की जो प्राप्ति है वो लगभग 17,861 करोड़ है, और ये सारे आंकड़े एकदम ताजे आंकड़े हैं, बिल्कुल नया जो 2020 में जो आर्थिक सर्वेक्षण लागू हुआ है उस पर आधारित ये आंकड़े आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किए गए इकोनॉमिक सर्वे को ही हमने यहाँ पे शामिल किया है। आंकड़ों पर बिल्कुल आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इकोनॉमिक सर्वे का जो एक चैप्टर है एग्रीकल्चर, उसमें कौन सी नई नई बातें हैं। तो सबसे पहले तो हमारे राज्य में जो कुल फसल क्षेत्र है वो 75.2 लाख हेक्टेयर है। कितना है? 75.2 लाख हेक्टेयर भूमि पर खेती होती है 2018-19 के अनुसार, और वहीं पर 2017-18 के अनुसार अगर शस्य गहनता की बात करें तो यह लगभग 144% है। आप विकल्प में देखेंगे 144%, आप टिक लगा सकते हैं। और इस शस्य गहनता को निकालने का फॉर्मूला तो वैसे परीक्षा में नहीं पूछेगा, लेकिन ध्यान रखेंगे जो कुल फसल क्षेत्र होता है उसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र से भाग दे करके 100 से उसे मल्टीप्लाई कर देना होता है। ये सब आपने 9वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ा होगा, लेकिन एक बार इसे याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। कुल अनाज उत्पादन की दृष्टि से देखें तो बिहार में कुल अनाज उत्पादन है 158.58, याद रहेगा 158.58 लाख टन, और इसमें चावल और गेहूं की हिस्सेदारी 70% है। चावल और गेहूं की हिस्सेदारी 70% है, और कुल अनाज उत्पादन है 158.58 लाख टन। महत्वपूर्ण तथ्य है, मक्का और गेहूं की बात हो रही है। मक्का और गेहूं, ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। मक्का और गेहूं इस दोनों के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार को कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये कृषि कर्मण पुरस्कार 100% श्योर रहिए, ये विभिन्न परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछा ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अंडा उत्पादन की बात करें तो यह 176.34 करोड़ है बिहार में, 176.34 करोड़ अंडा उत्पादन, और प्रति व्यक्ति अगर उत्पादन के हिसाब से देखें तो यह 25 होता है। और आपको सिर्फ ये याद रखना है, क्योंकि बेसिकली कभी कभी जो है इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके PDF को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा इसका जो PDF है वो उसका लिंक दिया हुआ, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार ने कृषि यंत्र के खरीद पर 80% सब्सिडी देने का निर्णय लिया है, यानी जो किसान भाई कृषि यंत्र खरीदेंगे उनको सरकार की तरफ से 80% का अनुदान यानी सब्सिडी दिया जाएगा। इस प्रकार अगर बाइफरकेट करके देखें तो ड्रिप सिंचाई पर सरकार 90% और स्प्रिंकल सिंचाई वाले किसी यंत्र को अगर खरीदना चाहते हैं उस पर 75% सब्सिडी देगी। तो इस सब तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि कितना प्रतिशत सब्सिडी सरकार दे रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। कृषि आधारित उद्योग की वार्षिक वृद्धि दर देखें तो यह 16.4% है। कृषि आधारित उद्योग का जो प्रतिशत है वो 16.4% है। राज्य की बात है, और अगर हम देश की बात करें तो देश में कृषि आधारित उद्योगों को लगाए जाने की जो वार्षिक वृद्धि दर है वो मात्र
3% है, तो इस मामले में बिहार बहुत आगे है। यहाँ पर कृषि आधारित उद्योग की वार्षिक वृद्धि दर 16.4% है। एक चीज और यहाँ बता दें कि बिहार में सबसे अधिक इसी प्रकार के उद्योग यानी कृषि आधारित उद्योग की संभावना है। एक बार प्रश्न भी आया था कि बिहार में किस प्रकार के उद्योगों को लगाए जाने की संभावना सबसे अधिक है, तो उसका उत्तर होगा कृषि आधारित उद्योग, या फिर आप खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी आप टिक लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बिहार के 6 जिलों में कुल 11 चीनी मिलें वर्तमान में संचालित हैं और चीनी उत्पादन में 17.4% की बढ़ोतरी देखी गई है इस वित्तीय वर्ष में। तो ये याद रखिएगा, 11 चीनी मिलें हैं और कितने जिलों में? 6 जिलों में। और कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 17.4%। बिल्कुल बने रहिए, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण से प्रश्न आना तय है, श्योर है कि यहाँ से प्रश्न आएगा ही। इसी प्रकार आगे बढ़ने के क्रम में देखेंगे कि मार्च 2018 तक बिहार में कुल 9,084 पोस्ट ऑफिस थे और उनमें 272 लाख खाता धारक अपना बचत खाता खोले हुए हैं। इस क्रम में एक नोट में दिया हुआ है कि ब्रेडा एक इंस्टीट्यूट है, मतलब एक एजेंसी है जिसका फुल फॉर्म होता है बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, यानी जो नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने के लिए बिहार में एजेंसी है, उसका नाम है ब्रेडा। आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2018 में बिहार सरकार द्वारा जीविका योजना के अंतर्गत एक नई योजना उसमें जोड़ी गई है जिसका नाम रखा गया है सतत जीविकोपार्जन योजना। शॉर्ट में अगर देखें तो SJY। ये भी प्रश्न अगर घुमा के पूछेगा, थोड़ा ट्विस्ट करना चाहेगा, परीक्षार्थी को भ्रमित करने का अगर प्रयास होगा, तो इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि बिहार सरकार द्वारा हाल ही में जीविका के अंतर्गत कौन सी नई योजना लॉन्च की गई है। ध्यान रखेंगे, सतत जीविकोपार्जन योजना। आगे दिया हुआ है कि मनरेगा के तहत वर्ष 2018-19 के दौरान कुल 1234 लाख कार्य दिवस सृजित हुए। ये आंकड़ा याद करना तो बहुत आसान है, 1 2 3 4। कितने लाख? 1 2 3 4 लाख कार्य दिवस सृजित किए गए हैं। जबकि 5 वर्ष पूर्व देखें, अगर 2014-15 वित्तीय वर्ष में देखें तो यह संख्या मात्र 352 थी, लेकिन 2018-19 के दौरान यह बढ़कर 1234 लाख कार्य दिवस हो गए हैं। किसके अंतर्गत? मनरेगा के अंतर्गत। अब है एक जो बहुत मैंने थोड़ा बड़ा करके लिख दिया ताकि ये याद रहे आपको, क्योंकि ये प्रश्न इस बार बिल्कुल महत्वपूर्ण में सबसे महत्वपूर्ण समझिए कि पटना मेट्रो रेल परियोजना स्वीकृत हुई है और पूछा जा सकता है कि ये कितने किलोमीटर की परियोजना है, तो 31.39 किलोमीटर है। ये ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ दोनों कॉरिडोर को जोड़ करके यह लंबाई यहाँ पर दिया गया है 31.39 किलोमीटर। और इसकी लागत जो आंकी गई है वो लगभग 13,366 करोड़ रुपए इसमें लागत आएगी पटना मेट्रो रेल परियोजना में। और इसके जो अभी प्रबंधक नियुक्त किए गए हैं वो वर्तमान में आनंद किशोर इसके प्रबंधक हैं, तो यह भी आप याद रखेंगे। बिहार में 43 नेशनल हाईवे हैं। पहले की परीक्षाओं में पूछा जाता था तो उसमें लगभग आप देखते थे 8 नेशनल हाईवे, लेकिन इस बीच जो है 3-4 वर्षों में लगभग 35 स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे का दर्जा मिल गया है। तो अब जो है कुल 43 नेशनल हाईवेज हो गए हैं और इनकी कुल लंबाई जो है वो 4917 किलोमीटर है। ये आंकड़ा 2018-19 का है, इसीलिए उसके बाद ये आंकड़ा अपडेट नहीं हुआ है, आप इसे ही याद रखेंगे। 4917 किलोमीटर हाईवे है। इस तरह के प्रश्न बीपीएससी ने कई बार पूछा है। NH-31 सबसे लंबा और NH-133B सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। NH-31 सबसे लंबा और NH-133B सबसे छोटा। बिल्कुल अगले 5 मिनट में ही हम इसको खत्म करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है इसमें। अभी वाणिज्यिक बैंकों की 10% शाखाएं बिहार में हैं, यानी जितने भी वाणिज्यिक बैंक हैं पूरे देश में उसकी जितनी भी शाखाएं हैं उसका 10% शाखा बिहार में है। यह भी प्रश्न कभी कभी पूछता है और इस तरह के प्रश्नों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, ध्यान रखिएगा। 2018-19 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत बिहार में 7,458 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया है। 4,758 करोड़। आंकड़ों पर आधारित प्रश्न में बच्चे फंसते हैं, परीक्षार्थी फंसते हैं, इसलिए आंकड़े अगर याद हैं तो विकल्प आते ही आप उसको टिक कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं।
बिहार सरकार ने चाइल्ड बजटिंग की शुरुआत, यानी बाल आधारित जो बजट है, यानी बजट में बच्चों के कल्याण के लिए चीजों को शामिल करना, ये 2013-14 से शुरू किया गया था। और इसी क्रम में एक जीके है आप सबके लिए कि राज्य में कुल 33 बाल गृह संचालित हैं और यहाँ अनाथ बच्चे, जो भटके हुए बच्चे हैं या बेघर बच्चे हैं, उनकी देखभाल की जाती है। तो कुल बाल गृह की संचालित कितनी है, कितनी संख्या है? 33। अब आइए जो सबसे महत्वपूर्ण चर्चा जो शुरुआत में हम लोग कर रहे थे कि 2 नए अध्याय जोड़े गए हैं, उसमें 13वां अध्याय है पर्यावरण और जलवायु, और इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि बिहार की औसत वर्षा जो है वो 780 मिलीमीटर है। औसत वर्षा कितनी है? 780। औसत वार्षिक वर्षा है 780 और ये आंकड़ा 2018-19 का है, इसलिए बिल्कुल याद रखिएगा। और बिहार में सबसे अधिक वर्षा होती है किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में और सबसे कम वर्षा दर्ज की गई है जहानाबाद जिले में, और ये आंकड़ा इस तरह से है 1522 मिलीमीटर और न्यूनतम वाले में 403 मिलीमीटर। इसके बाद बिहार में वेटलैंड्स की बात करें तो कुल 285 वेटलैंड्स हैं और यह बिहार के कुल क्षेत्रफल का 3992 जो है, कुल क्षेत्रफल में से 3992 हेक्टेयर भूमि जो है वो वेटलैंड्स हैं। और आपको पता है कि हाल ही में बेगूसराय के कांवर झील को रामसर साइट घोषित किया गया है, तो यह भी आप ध्यान रखेंगे। आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। बिहार के संपूर्ण क्षेत्रफल के 9% हिस्से पर, 9.9% हिस्से पर वन है। ये वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार वन और वनाच्छादन दोनों रहेगा तो 9.9%, दोनों मिला के रहेगा तो 9.9%। चूंकि आर्थिक सर्वेक्षण में इसको विस्तार से नहीं दिया हुआ है, आप एक जगह और कहीं पे गूगल से या विकिपीडिया वगैरह से सर्च करके आप वन स्थिति रिपोर्ट जरूर एक बार पढ़कर जाइएगा। और यहाँ पर मैं बता दूं कि बिहार के संपूर्ण क्षेत्रफल के 9.9% भूभाग पर वन और वनाच्छादन है, यानी यह अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो 9309 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन एवं वनाच्छादन है। वृक्षाच्छादन और वन दोनों अलग अलग चीजें होती है, आप इसको वन स्थिति रिपोर्ट से एक बार देख लेंगे। जल जीवन हरियाली से रिलेटेड प्रश्न आता है, तो जल जीवन हरियाली में जो कुल अनुमानित बजट है 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण में इस पर चर्चा है, यह है 24,524। कितना है? 24,524। ठीक है, 24,524 करोड़ यानी 24,524 करोड़। और यह तीनों वित्तीय वर्ष को मिला करके है, 2019-20 का 5,870, 2020-21 का 9,874 और 21-22 में यह 8,780 करोड़ है। तीनों को जोड़िएगा, ये आ जाएगा। आपको याद रखना 24,524, जल जीवन हरियाली, तो जल 24, 5, 24 याद रहेगा। ये कभी कभी आवंटन भी पूछता है, अनुमानित खर्च भी पूछता है, इसीलिए आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आंकड़ों को ध्यान रखना है। अब हम लोग पर्यावरण जलवायु में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि देश भर में पराली जलाने की एक बड़ी समस्या देखने को आ रही है। किसान अपने खेत में ही खेत के अवशेष को जला देते हैं। इससे बचने के लिए राज्य सरकार ने एक नियम बनाया है, एक अधिसूचना जारी की, जिसमें कहा है कि अगर कोई किसान अपने खेत में पराली जलाता है और यह साबित हो जाता है तो उसे 3 वर्ष के लिए तमाम सरकारी आर्थिक लाभ से वंचित रहना पड़ेगा। ये याद रखिएगा, 3 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम चंपारण में 893.74 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, ये भी एक आंकड़ा है, याद रखिएगा। 893.47 वर्ग किलोमीटर में वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व अवस्थित है और यह बिहार के किस जिले में है? पश्चिम चंपारण में है। ठीक है, और इसमें एक जो जीके यह है कि 2018 के आंकड़े के अनुसार यहाँ पर बाघ की संख्या बढ़कर 31 हो गई है। कितनी हो गई है? 31। तो पूछा जा सकता है कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में बाघ की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर होगा 31। कितना होगा? 31। ठीक है, अब आइए, गंगा में जो डॉल्फिन पाया जाता है, इस पर एक रिसर्च सेंटर खोला गया है, यानी इसका नाम रखा है विक्रमशिला गंगई डॉल्फिन अभ्यारण्य। यहीं पर एक रिसर्च सेंटर भी है, विक्रमशिला गंगई डॉल्फिन अभ्यारण्य। ये भागलपुर में, कहाँ है? भागलपुर में। याद रखिएगा कि डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर से रिलेटेड बहुत सारे और भी करंट हैं जो कि आपको अन्य स्रोतों से पता चल ही जाएंगे।
फिलहाल हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण पर केंद्रित करें और आज के इस वीडियो में हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण को देख रहे हैं और उसका सबसे अंतिम बिंदु ई गवर्नेंस है, जिसको आप ध्यान रखेंगे। बिहार के राजगीर में, जो कि नालंदा जिले के अंतर्गत आता है, इस राजगीर में आईटी सिटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिटी स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार पटना में आईटी टावर और आईटी पार्क स्थापित होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, ये बिहार के 3 जिलों में दरभंगा, भागलपुर और पटना में स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा नाइलिट यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्थापना भी 3 जगहों पर, एक बिहटा, दूसरा बक्सर और तीसरा मुजफ्फरपुर में होने जा रहा है। इसके अलावा इनक्यूबेशन सेंटर एट आईआईटी पटना फॉर मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको जो है ये स्थापित किया जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण पर आधारित जो आज का यह वीडियो है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। जाते जाते एक फैक्ट हम देख लेते हैं, वो है ई लाभार्थी पोर्टल, जिसमें तमाम सरकारी लाभ जो हैं बच्चों को या फिर जो भी बच्चों पर आधारित जितने भी सरकारी लाभ हैं वो और बाकी के भी जो लाभ हैं वो ई लाभार्थी के माध्यम से जो है भेजा जा रहा है। तो यह भी ई गवर्नेंस का ही एक उदाहरण है कि अब पैसे ई लाभार्थी पोर्टल पर सीधे जरूरतमंद के खाते में पहुंचाया जाएगा। इसे हम डीबीटी के माध्यम से भेजा जाना भी कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हमने आज के इस वीडियो में प्रयास किया कि आर्थिक सर्वेक्षण का एक बार रिवीजन करवा दिया जाए। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 यानी 2020-21 के बजट से पहले जो आर्थिक सर्वेक्षण आया था उस पर हम लोगों ने आज चर्चा किया। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो में दिए गए आंकड़ों से आप लाभान्वित होंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे इस चैनल पर अगर पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें।